चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी सेकंड क्लास ऑफ कैफ टू दैट इज टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। आज की क्लास के एजेंडा को आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास का क्विक रिकैप करते हैं कि कल की क्लास में हमने कैफ टू टेक्स्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से क्या डिस्कशन की थी। एक तो हमने डिटेल में थोड़ा कोर्स का ओवरव्यू डिस्कस किया था कि आपके कैफ टू के कोर्स का क्या डिफिकल्टी लेवल है, आपके आईकेएफ के एग्जामिनर के इस एग्जाम में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना पोर्शन इसका थियोरटिकल है, कितना पोर्शन इसका क्वांटिटेटिव है, कौन सा पोर्शन मैं आपको कवर करवाऊंगा और कौन सा पोर्शन मेरे साथ कुलीग टीचर सर मोहम्मद अली कवर करवा रहे होंगे। ये चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। स्पेसिफिकली अगर मैं कोर्स के कंटेंट के हवाले से डिस्कशन करूँ तो हमारे पास इनकम कैफ टू के कोर्स में तीन एरियाज में हमारा कोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। एक मेजर एरिया हमारे पास इनकम टैक्स का है जिसकी वेटेज अराउंड 60 to 75 मार्क की है। सेकंड मेजर एरिया हमारे पास सेल्स टैक्स का है जिसकी वेटेज अराउंड 25 to 35 या 30 मार्क्स की है। और तीसरा एरिया हमारे पास अदर्स का है जिसमें कुछ थ्योरेटिकल प्रोविजंस है जिसकी वेटेज अराउंड 5 से 15 मार्क की रखी गई थी। हमारा जो कैफ टू का ये ओवरऑल जर्नी है तकरीबन 4 सवा 4 महीने तक चलेगी, जिसमें हम 3 सवा 3 महीने इनकम टैक्स के एरिया को टाइम दे रहे होंगे। इसके बाद 1 सवा महीना हमारा सेल्स टैक्स का एरिया कवर होगा और इसी के साथ साथ पैरेलल आपकी सर अली की क्लासेस भी कवर होगी जिसमें वो आपको थोड़ा थियोरेटिकल एरिया भी कवर करवा रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में इनकम टैक्स से या इनकम टैक्स लॉस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान से अपने कोर्स का स्टार्ट लिया था। उससे पहले मैंने थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन की थी कि आखिर टैक्स होता क्या है, टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है अपने लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के पास क्या क्या एवेन्यूज है रेवेन्यूज को कलेक्ट करने के लिए। इस हवाले से मैंने बिल्कुल जनरल से डिस्कशन की थी। मैंने कहा था कि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यूएस है, यूके, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट है, थर्ड कंट्री की गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए पैसों की जरूरत है। वो एक्सपेंडिचर्स डिफेंस के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, एजुकेशन के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, हेल्थ के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। एक कंट्री की गवर्नमेंट बेतहाशा एक्सपेंडिचर्स करती है अपनी कंट्री के मामला को रन करने के लिए, और इन एक्सपेंडिचर को करने के लिए गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पैसा चाहिए। तो इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एवेन्यूज या बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्स होता है टैक्स रेवेन्यू। अगर मैं गवर्नमेंट के रेवेन्यूज की बात करूं तो गवर्नमेंट के इनफ्लोज या रेवेन्यू के दो मेजर सोर्सेज ही अवेलेबल हैं। वन इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू एंड द अदर वन इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों पे या अपने कंट्री के बिजनेसेस पे डिफरेंट तरह के टैक्सेस को लगाकर, डिफरेंट तरह के टैक्सेस को इम्पोज करके उनसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहे तो और भी एवेन्यूज से और भी एवेन्यूज से कैश या इन्फ्लोस कलेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के बहुत सारे पब्लिक पावर से होता है, या गवर्नमेंट हाईवे पे बहुत सारे टूल्स वगैरह कलेक्ट कर रही होती है, या गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है जहां से उनको रिटर्न मिल रहा होता है। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू तकरीबन 80-85% अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का कलेक्ट होता है वो फ्रॉम टैक्स होता है। बाकी 15-20% नॉन टैक्स रेवेन्यू भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इन टोटल कोई 46-47 टाइप के डिफरेंट टैक्सेस लग रहे होते हैं। आप लोगों को शायद इस चीज का थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह से आइडिया हो कि दुनिया भर के जितने कंट्रीज है ना, उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि दुनिया में किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। पाकिस्तान का नंबर कोई 130 के आसपास आ रहा है उस लिस्ट में, यानी पाकिस्तान में 130वें नंबर पे पाकिस्तान का स्टैंड करता है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना मुश्किल है। उसके बहुत सारे रीजंस है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज का होना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में करप्शन की इन्वॉल्वमेंट होना, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, वन ऑफ द कोर रीजन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ के जो टैक्स लॉज है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी जितने मुश्किल टैक्स लॉज पाकिस्तान के हैं उतने मुश्किल टैक्स लॉज शायद यूके या सऊदीया के या दुबई के नहीं है। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में टैक्स लॉस को मुश्किल से मुश्किल तरीन इसलिए बनाया जाता है, ये चीजें आप आने वाले वक्तों में समझेंगे कि किसी भी कंट्री का टैक्स कानून जितना मुश्किल होगा ना, उतना उसमें प्लानिंग, उतना उसमें टैक्स इवेजन का रूम मौजूद हो। टैक्स इवेट करना मतलब किस तरह से टैक्स को बचाना है। तो अगर लेट्स से कि सिंपल सा कानून हो कि भाई हर तरह की इनकम के ऊपर 10% टैक्स है, तो मेरा ख्याल है कि इवेजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सैलरी के लिए अलग टैक्स, प्रॉपर्टी इनकम के लिए अलग टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलग टैक्स, ये सेविंग, ये एग्जाम्पशन और ये 10 तरह के मामला को अगर मैं उलझा दूं तो फिर मेरे पास एक रूम बन सकेगा, मैं अपनी टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन को मैनेज कर सकता हूं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे XYZ रीजन की वजह से इतने, एक तो टैक्स कानून, इतने टैक्स लॉज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है वो भी काफी जो है ना नीचे कहीं 130-135वें नंबर के आसपास आ रहा हो।
एनीवे अगर हम टैक्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने कहा था कि टैक्सेस दो तरह के हो सकता है. इट कैन बी आइदर डायरेक्ट टैक्स, इट कैन बी आइदर इनडायरेक्ट टैक्स. सर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों में क्या फर्क था? सर इन दोनों में सिंपल सा फर्क था. अगर एक टैक्स की पेमेंट और बर्डन सेम पर्सन के ऊपर है, अगर एक टैक्स की पेमेंट और उसका बर्डन सेम पर्सन बर्दाश्त कर रहा है तो ये डायरेक्ट टैक्स है. मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी इनकम टैक्स, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी ज़कात. अगर मुर्तजा कायद सैलरी इनकम कमा रहा है तो मुर्तजा कायद की जिम्मेदारी है कि वो इस सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा, इनकम टैक्स पे करेगा. और इस सैलरी इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करना है वो मुझे ही करना है और इसका बर्डन भी मुझे बर्दाश्त करना है. तो इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इसी तरह अगर मैं जकात की बात करूं, ऑब्वियसली हम जकात के लिए टैक्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखें तो जकात भी एक इस्लामिक लॉस के तहत आपकी वेल्थ के ऊपर आपने टैक्स ही पे करना है. वो वेल्थ जिसको साल का एक अर्सा गुजर चुका है और आपने सेव करके रखी है उस पर आपको 2.5% के हिसाब से जकात पे करनी पड़ती है. तो अगर मुर्तजा कायद की वेल्थ में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और उस 1 करोड़ को एक साल का अर्सा गुजर जाता है तो मुर्तजा कायद की जिम्मेदारी है अंडर द रिलीजन कि उसने इसे 1 करोड़ रुपए की वेल्थ के ऊपर 2.5% की जकात पे भी करनी है और इसका बर्डन भी बर्दाश्त करना है. तो सर ये मेरे लिए एक तरह से डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल हो सकता है. इसके अलावा कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स की जो पेमेंट है ना वो गवर्नमेंट को एक बंदा कर रहा होता है. इनडायरेक्ट टैक्स की जो पेमेंट है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को एक बंदा कर रहा होता है, लेकिन उसका बर्डन वो अल्टीमेटली किसी और बंदे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, अल्टीमेटली किसी और बंदे के ऊपर पास ऑन कर देता है. इस तरह के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं. इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स के केस में होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी के जो सप्लाई चेन मेंबर्स हैं, इंपोर्टर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, डीलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सप्लाई चेन मेंबर सेल्स टैक्स की पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को. लेकिन वो बर्डन अपने सर के ऊपर नहीं लेते, वो बर्डन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में इन्फ्लेट करके इंक्रीज करके वो बर्डन एंड कंज्यूमर तक पास ऑन कर देते हैं. हम और आपसे वो सेल्स टैक्स रिकवर करते हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर देते हैं. तो एक ऐसा टैक्स जिसकी पेमेंट एक बंदा करे लेकिन बर्डन किसी और के ऊपर हो, इस टैक्स को हमने इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दिया था. अब कैप 2 लेवल पे एक डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स आपके कोर्स का पार्ट है, एक इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज सेल्स टैक्स ये आपके कोर्स का पार्ट है. जब हम इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम एक और इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कवर कर रहे होंगे. ये हमने एक जनरल से डिस्कशन की थी. फिर डिस्कशन को आगे बढ़ने से पहले हम इनकम टैक्स की कंपटीशन के फॉर्मेट पे आ गए थे कि इनकम टैक्स की कंपटीशन किस तरह से, किस डायरेक्शन में, किस सीक्वेंस में प्रोसेस हो रही होती है. सर हम आज की क्लास से होपफुली अपने इनकम टैक्स लॉ का ऑफिशियल स्टार्ट तो कर ही रहे होंगे. कल की क्लास में जो ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइब्रेरी का फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये फॉर्मेट डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फॉर्मेट को जब मैं आज की क्लास में कंप्लीट करूंगा ना तो पूरे इनकम टैक्स लॉ का एक बर्ड्स आई व्यू आपके सामने आ जाएगा. हम इनकम टैक्स लॉ के कोर्स को अगले 3 सवा 3 महीनों तक किस तरह से लेके चलेंगे, किस सीक्वेंस में चीजों को कवर करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, इन सारी चीजों का एक इंडेक्स कह लें या इन सारी चीजों का एक रोड मैप कह लें, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बर्ड्स आई व्यू आपको इस कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में नजर आ रहा होगा. किसी के पास अगर एंड आउट ना हो, एक यहाँ भी देते और नहीं है हो रहे कब फहीम भाई आ गए? जिनके पास नहीं है फिलहाल शेयर कर लें, कॉपी हो रहे तो बाकी को भी मिल जाएंगे. जी सर, तो मैं कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस के बारे से डिस्कशन कर रहा था. एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मेट मैं आपके साथ आज कंप्लीट करूंगा, कल की क्लास में हमने पार्शियली डिस्कस किया था, आज जैसे में कंप्लीट करेंगे. ये फॉर्मेट आपको इनकम टैक्स की 3 सवा 3 महीने की जर्नी का एक रोड मैप, एक पूरा बर्ड्स आई व्यू एक्सप्लेन करेगा. सेकेंडली आपके एग्जाम में 50 to 55 मार्क्स न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली टेस्ट किए जाते हैं. इस 50 to 55 मार्क का ब्रेकअप ये है कि 30 से 35 मार्क इनकम टैक्स के एरिया से टेस्ट किए जाते हैं और 15 से 20 मार्क सेल्स टैक्स के एरिया से टेस्ट किए जाते हैं. तो इनकम टैक्स का जो 30-35% का पोर्शन है, कंप्यूटेशन वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ये कंप्यूटेशन का फॉर्मेट इस पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन को हेल्प कर रहा होगा.
अच्छा, अगर हम बात करें कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट है क्या, सर ये सिंपली एक इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट है। इनकम टैक्स रिटर्न का नाम आई गेस ऐसा नहीं होगा कि हमने कभी सुना ना हो। न्यूज में अक्सर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में ये हेडलाइंस वगैरह देखते होंगे कि इनकम टैक्स के रिटर्न या इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने की जो डेडलाइन है वो करीब आ पहुंच चुकी है, या गवर्नमेंट ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया, या गवर्नमेंट ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया, आप काइंडली अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करवा दो। बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है कि अगर मैं स्पेसिफिकली लेट से पाकिस्तान की बात करूं, तो हर साल खत्म होने के बाद, हर ईयर खत्म होने के बाद पाकिस्तान के जितने टैक्स पेयर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे साल के मामला, पूरे साल में उन्होंने कौन कौन से इनकम कमाई, पूरे साल में उन्होंने कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स किए, पूरे साल में उन्होंने अपनी वेल्थ में क्या क्या इनफ्लोज और आउटफ्लोज किए, उन सारी चीजों की पोजिशन, उन सारी चीजों की वर्किंग, और इनके ऊपर क्या पूरे साल का टैक्स बनता है, इसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इसका एक प्रॉपर रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करती है बाय फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये इनकम टैक्स रिटर्न का एक सिंपली सा फॉर्मेट है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने लगे हैं। कल की क्लास में हमने इसको आधा अधूरा डिस्कस किया था, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं इनकम टैक्स का एक स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। देखें, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में डिफरेंट तरह की मामलात के हवाले से कोई ना कोई एप्लीकेबल लॉ जरूर मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी कंट्री में लोगों को प्रॉपर्टी बाय सेल करनी है, तो प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग को प्रोसीजरल वे में एक्सिक्यूट करवाने के लिए प्रॉपर्टी का कोई ना कोई लॉ मौजूद होगा। या फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर आपको बिजनेस करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो और कंपनी का सारे मैटर्स गवर्न कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पाकिस्तान में इनहेरिटेंस के मामला है, तो इनहेरिटेंस के मामला के लिए भी कोई ना कोई लॉ मौजूद होगा। यानी एक कंट्री में जितने भी मामला रन हो रहे होते हैं उनके बैक पे कोई ना कोई लॉ होता है। और इन सारे लॉज के पीछे एक सुप्रीम लॉ होता है। इस सुप्रीम लॉ को क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सारे लॉज का एक फादर है। यानी सबसे पहले पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक अहमियत है, और बाकी सारे जितने लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अम्ब्रेला में बनाए गए। तो अगर हम पाकिस्तान में टैक्स लॉस की बात करें, पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के 46 47 टाइप के डिफरेंट टैक्स लॉस हैं, जिसके तहत पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। कुछ पॉपुलर हैं, कुछ थोड़े कम पॉपुलर हैं। जिसे तो मैं जिक्र कर रहा था इनकम टैक्स लॉस इन पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जितने भी मामला हैं ना, चाहे वो इनहेरिटेंस के मामला हो, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के मामला हो, चाहे मैरिज और डिवोर्स के मामला हो, चाहे सिविल राइट, क्रिमिनल राइट या क्रिमिनल लॉस वगैरह के मामला हो, या चाहे टैक्स लॉस के मामला हो, हर मामले के पीछे कोई ना कोई कानून होगा, और इन सारे कानून के पीछे एक सुप्रीम लॉ होगा जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में जो डिफरेंट 46 47 टाइप के टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, इनके पीछे कोई 47 किस्म के टैक्स लॉज मौजूद होंगे, लॉ मौजूद होंगे, तो ही वो टैक्स इंपोज किया जा सकता है, टैक्स चार्ज किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की, तो पाकिस्तान में ये जो इनकम टैक्स लॉ का कानून मौजूद है, इसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और साथ साथ एक और चीज आप कवर करेंगे, दैट इज इनकम टैक्स रूल्स 2002। अब पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रूल्स 2002 ये दोनों क्या चीजें हैं, और इन दोनों में क्या फर्क है, और इन दोनों में क्या क्या बातें बयान की गई है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं कि जिस तरीके से हमारा रिलीजन है ना, इस्लाम, इस्लाम में जो हमारे लिए डिवाइन लॉ है ना, वो कुरान शरीफ की फॉर्म में मौजूद है। कि कुरान शरीफ में जो लिखा है वो हम सबके ऊपर एक तरह से एप्लीकेबल या फर्ज है। तो कुरान शरीफ हमारे लिए डिवाइन लॉ है। लेकिन कुरान शरीफ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किस तरह से करना है, उसकी एप्लीकेशन को देखने के लिए
हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को देख रहे होते हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस इस्लाम या इस कुरान शरीफ को किस तरह से प्रैक्टिस किया। तो हमें लॉ कुरान शरीफ की फॉर्म में मतलब प्रोवाइड किया गया है, और उसकी जो एप्लीकेशन है कि उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किस तरह से करना है, जिंदगी के मामला किस तरह से रन करना है, उसकी एप्लीकेशन के लिए, उसकी एग्जाम्पल के लिए हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना मौजूद है। इसी तरीके से ये जो इनकम टैक्स के कानून के दो नाम मैंने आपके सामने लिखे ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये बेसिकली मेन लॉ है। यानी कि पाकिस्तान में कौन कौन से इनकम पे कितना कितना टैक्स लगना है, उसके वजह से जो कानून है वो सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बयान किया गया। लेकिन उस कानून को अप्लाई करने के लिए जितने प्रैक्टिकल मामला है, यानी कि कब हमें अपना रिटर्न फाइल करना होगा, किस तरह से रिटर्न फाइल करना होगा, जितने प्रोसीजरल मैटर्स हैं, जितने एंसिलरी मैटर्स हैं, अगर आज कोई बंदा चाहे कि वो जाके एफबीआर में, इनकम टैक्स अथॉरिटीज में खुद को रजिस्टर करवाए, तो उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, साल के आखिर में रिटर्न फाइल करे तो रिटर्न फाइल करने का क्या प्रोसेस होगा, टैक्स पे करने का क्या प्रोसेस होगा, तो जितने भी प्रोसीजरल मैटर्स हैं वो सारे प्रोसीजरल मैटर्स आपको इनकम टैक्स रूल्स में बताए गए हैं। तो जिस तरीके से मैंने इस्लाम की एग्जांपल दी कि हमारे पास डिवाइन लॉ कुरान शरीफ की फॉर्म में मौजूद है, उसकी एप्लीकेशन के लिए हमारे पास उसमें असना रियल लाइफ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल्स मौजूद है। इसी तरीके से इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो हमारे पास मेन लॉ है, जो सोर्स ऑफ लॉ अवेलेबल है, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। और इसी टैक्स कानून को अप्लाई करने के लिए जो प्रोसीजर मैटर्स हैं वो हमारे इनकम टैक्स रूल्स 2001 में बयान किए गए हैं। क्या ये बातें समझ आती है हमें? अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो ये लॉ की किताब है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से। अगेन डिफरेंट तरह की बुक्स का डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई नॉवल उठाते हो, तो नॉवल में आपको डिफरेंट सीजन्स देखने को मतलब सीजन्स नजर आ रहे होते हैं। या आप अपने अगर कोई करिकुलम की बुक उठाओ, तो इसमें आपको डिफरेंट तरह के चैप्टर्स नजर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुरान शरीफ की बात करें, तो कुरान शरीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से है कि पूरा कुरान शरीफ को 30 डिफरेंट सिपारों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर सिपारों के अलावा और बाइफर्केशन इन द फॉर्म ऑफ सूरत, इन द फॉर्म ऑफ रुकू, इन द फॉर्म ऑफ आयत। तो ये कुरान शरीफ की स्ट्रक्चरिंग का एक तरीकेकार है। इसी तरीके से अगर मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्ट्रक्चर में पहले दो मेजर चीजें आती हैं। पहले आते हैं चैप्टर्स, उसके बाद आता है शेड्यूल्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें मल्टीपल चैप्टर्स दिए हुए, और चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद मल्टीपल शेड्यूल्स दिए हुए। अब हम चैप्टर की बात करते हैं। हर चैप्टर के अंदर मल्टीपल पार्ट्स आ रहे होते हैं। हर पार्ट के अंदर मल्टीपल सेक्शंस आ रहे होते हैं। हर सेक्शन के अंदर मल्टीपल सब सेक्शंस आ रहे होते हैं। हर सब सेक्शन के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस आ सकती हैं, और हर क्लॉज के अंदर मल्टीपल सब क्लॉजेस आ रही हैं। ये पूरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की स्ट्रक्चरिंग का एक तरीकेकार है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जितना भी कंटेंट है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में ब्रेक किया गया है, या तो चैप्टर्स में या शेड्यूल्स में। उसके बाद अगर हम चैप्टर्स की बात करें, तो हर चैप्टर में एक या एक से ज्यादा पार्ट्स आ रहे होंगे। जब हम पार्ट्स को देखेंगे तो हर पार्ट में एक या एक से ज्यादा मल्टीपल सेक्शंस आ रहे होंगे। जब हम सेक्शंस को रीड करेंगे, तो हर सेक्शन में एक या एक से ज्यादा सब सेक्शंस आ रहे होंगे। फिर सब सेक्शंस में क्लॉजेस हो सकती है, मल्टीपल सब क्लॉजेस वगैरह एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, कैफ लेवल पे आपको इनकम टैक्स का जो कानून है वो देखने की जरूरत नहीं, आप अपनी रेफरेंस बुक से भी तैयारी कर सकते हो, इवन रेफरेंस बुक से ही तैयारी करवाई जाती है। लेकिन जब आप सी फाइनल लेवल पे आ जाते हो, तो फिर आपको एक्चुअल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या इनकम टैक्स के कानून की किताब से पढ़ाया जाता है। और वो जो इनकम टैक्स की कानून की किताब होती है, वो आपके एग्जाम में इजाजत होती है कि आप वो अपने एग्जाम में लेकर भी जा सकते हो। सी फाइनल का जो एडवांस टैक्सेशन का पेपर है, वो एक ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम का क्या मतलब है कि आपको इजाजत दी जाती है कि आप इनकम टैक्स का कानून आईकेप के एग्जाम में लेके चले जाओ, और आईकेप आपको चैलेंज करता है कि आपकी किताब आपके सामने, अब देख लेते हैं कि आप यहाँ पे क्या उखाड़ लेते। कैफ लेवल पे तो हमें लॉ से डायरेक्टली रीड करने की जरूरत नहीं, हम अपने रेफरेंस बुक से कवर कर सकते हैं। लेकिन सीए फाइनल लेवल पे इंशाल्लाह डायरेक्टली बेयर एक्ट या बेयर लॉ से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स में शेड्यूल्स भी होते हैं। अब थोड़ा चैप्टर और शेड्यूल्स का फॉर्मेट समझिएगा।
देखिए जनरली अगर आपने कभी पास में या थोड़ा बहुत आइडिया आपको, जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं ना, तो रिपोर्ट को हम स्ट्रक्चर इस तरह से करते हैं कि जो रिपोर्ट में कंटेंट होता है वो हमारी रिपोर्ट में आ रहा होता है, लेकिन अगर हमें कोई अटैचमेंट करनी है, कोई कैलकुलेशन देनी है, कोई वर्किंग देनी है, कोई पिक्चर्स वगैरह लगानी है, तो उसे हम एनेक्जर्स में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल मैं एक क्लाइंट की जो है टैक्स ड्यू डिलिजेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें क्लाइंट ने मुझे 1 साल का असाइनमेंट दिया है कि भाई 1 साल का हमारे मामला क्लोज हो चुके हैं, आप हमें जरा बताएं कि इस 1 साल में हमने टैक्स लॉज में क्या क्या गलतियां कर दी है और इसके ऊपर हमारा क्या एक्सपोजर बन रहा है। तो अब मैं जो उसकी टैक्स रिपोर्ट बना रहा हूँ, पहले कोई 15-20 पेज की रिपोर्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं सारी बातें थ्योरेटिकली लीगली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आपने ये गलतियां की हैं और आपका ये एक्सपोजर बनता है। और उस एक्सपोजर की जो वर्किंग है ना, कि भाई कौन सी अमाउंट पे कितना टैक्स लगना है, कौन सी अमाउंट पे कितनी विथहोल्डिंग करनी है, वो सारी मैंने एनएक्जर फॉर्म में एनेक्जर ए, एनेक्जर बी, एनेक्जर सी इस रिपोर्ट में पंच कर दी। इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ में जो चैप्टर और शेड्यूल का स्टेटस है ना, वो मेन रिपोर्ट और एनेक्जर्स की तरह का, कि चैप्टर्स में आपको डिवाइन लॉ, मेन लॉ नजर आ रहा होगा और एनेक्जर्स में उसी से रिलेटेड सपोर्टिंग मटेरियल नजर आ रहा होगा। इनकम टैक्स लॉ में इन टोटल 14 तरह के शेड्यूल्स मौजूद हैं और हर शेड्यूल का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। मैं लिख देता हूं, शेड्यूल्स आर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। आपके कैफ 2 लेवल पे आपको सारे 14 शेड्यूल्स कवर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 शेड्यूल्स आपके कोर्स का पार्ट बनाए गए, सिर्फ 3 शेड्यूल्स आपके कोर्स का पार्ट बनाए गए हैं। एक है फर्स्ट शेड्यूल है रेट ऑफ टैक्स का। अब ये वक्त के साथ साथ हम इतना रिपीट करेंगे कि आप लोगों को ये बातें ऐसे ऐसे करके याद हो जाएगी। जब भी मैं आपके सामने रेट ऑफ टैक्स का जिक्र करूं, तो आपके सामने फर्स्ट शेड्यूल आ जाना चाहिए। और जब कभी बातों बातों में मैं फर्स्ट शेड्यूल का जिक्र कर दूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर रेट ऑफ टैक्स की बात कर। सर क्या मतलब रेट ऑफ टैक्स का? फर्स्ट शेड्यूल में पाकिस्तान में रहते हुए आप जितनी भी इनकम कमाते हो, इन सारी इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट्स अप्लाई होने हैं, ये टैक्स रेट्स आपको फर्स्ट शेड्यूल में नजर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा सैलरी इनकम कमा रहा है, तो सैलरी पे कितना टैक्स लगना है, ये फर्स्ट शेड्यूल में नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा बिजनेस इनकम कमा रहा है, तो बिजनेस इनकम पे कितना टैक्स लगना है, ये आपको फर्स्ट शेड्यूल में नजर आएगा। एक बंदा डिविडेंड इनकम कमा रहा है, तो डिविडेंड इनकम पे कितना टैक्स लगना है, ये आपको फर्स्ट शेड्यूल में नजर आएगा। एक बंदा प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, इस पे कितना टैक्स रेट लगना है, ये आपको फर्स्ट शेड्यूल। यानी पाकिस्तान में जितनी भी तरह की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स का लॉ अप्लाई होगा, उसमें जो इनकम टैक्स रेट अप्लाई होंगे, ये रेट्स आपको फर्स्ट शेड्यूल में दिखाई दे रहे होंगे। लकीली आपको रेट ऑफ टैक्सेस को याद करने की जरूरत नहीं है। लकीली आपको रेट ऑफ टैक्सेस को याद करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपको टैक्स रेट प्रोवाइड कर रहा होगा। सर ये टैक्स रेट किस तरह के होते हैं, सर इसको देख लेते हैं। अगर हम अपने पास कैप 2 के हैंडआउट में सबसे लास्ट में आए, जो हैंडआउट मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें अगर आप सबसे लास्ट में आए, तो आपके पास टैक्स रेट के नाम से एक हेडिंग आ रही होगी। अगर हम टैक्स रेट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, मिल गया सबको? देखें, टैक्स रेट्स के चैप्टर में हेडिंग जहां पे आ रही है, सबसे पहले लिखा है रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब है कि हम और आप इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन के ऊपर क्या टैक्स रेट अप्लाई होंगे। अच्छा, टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल में दो चीजें आ रही हैं, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल या फिर सैलरीड इंडिविजुअल। यानी कि आने वाले वक्तों में आप देखोगे कि हम इंडिविजुअल को दो कैटेगरीज में ब्रेक कर रहे होंगे। एक कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल होगा जिसे हम सैलरीड इंडिविजुअल कह रहे होंगे, एक कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर होगा जिसे हम नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कह रहे होंगे। तो सिर्फ हम जरा सा टैक्स रेट देखें कि ये काम किस तरह से करता है। कहता है द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट सैलरीड इंडिविजुअल शैल बी एज फॉलो। अब इस रेट्स को देखें जरा। वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, रेट ऑफ टैक्स इज 0%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है और वो पूरे साल में 6 लाख या 6 लाख से कम कमा रहा है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
अगर एक इंडिविजुअल नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है और वो पूरे साल में कितने कमा रहा है, 6 लाख रुपए या 6 लाख रुपए से कम, तो इसके ऊपर एज पर दी लॉ कोई टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो वेयर दी टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 8 लाख, अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 8 लाख से कम है, तो अब आप पे कितना टैक्स अप्लाई होगा, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। यानी जितना इनकम आपकी 6 लाख से ज्यादा है उस एक्सेस अमाउंट का 5%। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए है तो 7 लाख का 5% नहीं, मेरी इनकम अगर 7 लाख है तो ये 6 लाख से कितना ज्यादा है, 1 लाख, तो 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए मेरे साल का टैक्स बन जाएगा। सर ये तो बहुत कम नहीं है। सर ये बहुत कम 5,000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन जब आप कमाने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। मैं हमेशा एक चीज कोट करता हूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अराउंड 22 करोड़ 23 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है टोटल। आपको पता है कि 22 करोड़ 23 करोड़ लोग में से कितने लोग अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं? कितना करते होंगे, चले अंदाजा लगाएं। अगर 22 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 22 करोड़ में से कितने लोग, परसेंट नहीं, मुझे अमाउंट नंबर पता है, कितने लोग आपको लगता है कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते होंगे? 2 करोड़, 2 लाख? सर 20-22 लाख से ज्यादा नहीं। अगर 22 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 1% लोग भी अपना रिटर्न ही फाइल नहीं करते। हार्डली जो पाकिस्तान में लोग रिटर्न फाइल करते हैं वो 20-22 लाख से ज्यादा नहीं है। ये 20-22 लाख लोग तो वो हैं जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं। अब बात सुनिएगा, मैं अराउंड 2016 से लेकर 2023 तक टैक्स की फील्ड में मौजूद हूँ। कोई मेरा ख्याल है कि मैंने 1000 तक लोगों के रिटर्न फाइल किए होंगे। इस 7 साल के एक्सपीरियंस में मुझे कोई सिंगल क्लाइंट भी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि मुर्तुजा मेरा जो टैक्स बनता है वो मैं पे कर दूंगा। कोई सिंगल क्लाइंट भी मुझे ऐसा नहीं मिला। मैंने शायद 1000 से ज्यादा रिटर्न तो फाइल कर ही लिए होंगे 7 सालों के अंदर। कोई एक सिंगल टैक्स पेयर भी मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि यार मेरा जो टैक्स बनता है वो मैं पे कर दूंगा, बताओ मेरा कितना टैक्स बनता है। हर बंदा, हर क्लाइंट जो मुझे कहता है कि वो यही चाहता है कि टैक्स कम से कम हो। इवन एक अच्छी खासी परसेंटेज तो मेरे क्लाइंट की ऐसी है जो ये कहती है कि भाई मैं इतना टैक्स पे करूंगा, दैट्स इट। अब आप देख लें आप इसको कैसे मैनेज करें। यानी कमा रहे करोड़ों में, अरबों में, और कह देंगे कि भाई हम जो है ना बस ये 3 लाख रुपए का टैक्स पे करेंगे, अब आप जाने और आपकी कैलकुलेशन जाने। तो 22 करोड़ की आवाम में से शायद हार्डली 1%, 20-22 लाख लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और उस 20-22 लाख लोग में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा नंबर होगा, लेकिन मुझे अपने 7 साल में करियर में, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुकान वालों के रिटर्न फाइल करता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के, बहुत सारे बैंक्स के डायरेक्टर सीईओज के, और ये तो सारे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज, ये भी बहुत सारे लोगों के डिफरेंट तरह के टैक्स पेयर्स के मैंने रिटर्न फाइल किए, लेकिन मुझे आज तक कोई सिंगल टैक्स पेयर ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि भाई जो मेरा लीगली टैक्स बनता है वो मैं पे कर दूंगा। ज्यादातर लोग यही आता है कि बस टैक्स कम से कम पे करना या पे ही नहीं करना, या एक जो सीडिया स्टाइल है वो तो ये आता है कि भाई ये 3 लाख का टैक्स पे करना है, दैट्स इट। अब आप देख लें आपको किस तरह मैनेज करना। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। वेयर दी टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 8 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख से ज्यादा, 12 लाख से कम है, ₹10,000 एंड 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 8 लाख। अब देखिए ये वाले जो टैक्स रेट है ना, ये कैसे मैनेज किया हुआ है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है लेकिन 12 लाख से कम है, तो आपको 10,000 रुपए का टैक्स तो देना ही देना है। प्लस जितनी इनकम आपकी 8 लाख से ज्यादा है उस अमाउंट के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं तो 10,000 रुपए प्लस 2 लाख रुपए का 12.5%। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि सर ये 10%, सॉरी ये 10,000 रुपए कहां से आया? ये 10,000 रुपए पिछले वाले स्लैब रेट का मैक्सिमम टैक्स है। क्या मतलब? अगर तुम एग्जैक्ट 8 लाख रुपए कमाओ तो तुम सेकंड स्लैब में फॉल करोगे। सेकंड स्लैब के तहत 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, और 2 लाख रुपए के ऊपर 5% का टैक्स बनेगा। 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000। तो सेकंड स्लैब का जो मैक्सिमम टैक्स है वो अगले स्लैब का फिक्स टैक्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम एक और रो देखें, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 24 लाख, ₹60,000
प्लस 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। अगर आप 12 लाख से ज्यादा 24 लाख से कम कमा रहे हो तो 60,000 रुपए का फिक्स टैक्स, और 12 लाख से ज्यादा की इनकम के ऊपर 17.5%। यानी कि अगर मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मुझे 60,000 प्लस 3 लाख रुपए का 17.5%। ये समझ आ रहा है या नहीं सबको? अगर कोई चीज ना समझ आ रही तो पूछनी है। सर अब आप मुझे बताएं कि ये 60,000 रुपए का अमाउंट कहां से आया होगा? ये 60,000 रुपए स्लैब रेट 3 का फिक्स टोटल मैक्सिमम टैक्स है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 लाख कमाता, तो मैं कितना टैक्स पे करता? सर मैं 10,000 रुपए का टैक्स पे करता, और 12 लाख माइनस 8 लाख, 4 लाख रुपए का 12.5% पे करता। सर 4 लाख का 12.5% करो, कितना आ रहा है? ये समझ आ रहा है? 4 लाख का 12.5% आप कहां से कह रहे हैं? यस सर। 12 लाख और 8 लाख का डिफरेंस देखो, 50,000 रुपए। तो 50,000 और 10,000 कितने हो गए? 60,000। वही 60,000 रुपए अगले स्लैब में आपका फिक्स टैक्स बन गया। तो हर स्लैब का जो मैक्सिमम टैक्स है वो अगले स्लैब के लिए आपका फिक्स टैक्स बन जाएगा। अच्छा, अगर आप इस स्लैब रेट को गौर करें ना, तो ये स्लैब रेट इस तरह से बनाए गए हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके लिए टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। इस तरह के टैक्स को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स। जबरदस्त। ये जो आपके स्लैब रेट्स हैं ये आपके प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ये छोटी छोटी बातें जो कि एग्जामिनर एमसीक्यूज वगैरह में टेस्ट कर सकता है, तो इसलिए ये सारी बातें हमें नोट जरूर करनी है अपने नोट्स में, कि एक टैक्स रेट जो कि इनकम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा हो, इसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स रेट कह सकते हैं। सर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या है? वेयर द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इनकम। जहां पे आपका एवरेज टैक्स बर्डन इंक्रीज होता जाए, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इस तरह के टैक्स को हम प्रोग्रेसिव इन नेचर कह सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं इसी में अगर आप आगे बढ़े तो आपके पास सैलरी इंडिविजुअल के टैक्स रेट आ रहे हैं। ये भी स्लैब रेट ही है, ये भी प्रोग्रेसिव रेट ही है, लेकिन यहाँ थोड़े से रेट डिफरेंट है। इसी तरह अगले पेज पे अगर आप आए तो टैक्स रेट फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ रहा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम समझते हैं क्या है? व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन? सर पार्टनरशिप बिजनेस। अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी जॉइंट इनकम कमाए, चाहे वो किसी जॉइंट बिजनेस से आ रही हो, जॉइंट वेंचर से आ रही हो, जॉइंट ओनरशिप से आ रही हो, तो ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म करते हैं, और उनकी टैक्स के लिए अलग स्लैब रेट है। इसके बाद आपके पास लास्ट में टैक्स रेट फॉर कंपनी आ रहा है। कंपनी के लिए प्रोग्रेसिव रेट नहीं है, कंपनी के लिए फ्लैट रेट है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की एक डेफिनेशन है कि कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी है, कौन सी कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो आप पे स्ट्रेट 20% का रेट अप्लाई होगा, और अगर आपकी कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी है तो आप पे स्ट्रेट 29% का रेट अप्लाई होगा। यानी कंपनी के लिए पता है क्या है? कंपनी 1 रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाए, 1 अरब कमाए, या एक जो भी कमाए, कंपनी को हर हाल में अपनी इनकम का 20% या 29% टैक्स पे करना। इसको हम कहेंगे फ्लैट रेट, या फ्लैट रेट के हिसाब से। लेकिन इंडिविजुअल और यूपी के जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, कि जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इनका टैक्स रेट इंक्रीज होता जा रहा है। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर वापस से इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर पे आता है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के स्ट्रक्चर में दो मेजर चीजें आएंगी, चैप्टर्स एंड शेड्यूल्स। चैप्टर्स में हम मेन लॉ कवर करेंगे, उसी से पर्टेनिंग जो सपोर्टिंग मटेरियल है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए चीजें, वो हमें शेड्यूल्स में नजर आएंगी। इन टोटल तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टोटल 14 तरह के शेड्यूल्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में फिलहाल सिर्फ 3 तरह के शेड्यूल्स आपके लिए रेलेवेंट है। नंबर 1 इज फर्स्ट शेड्यूल, दैट इज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। जितनी भी इनकम से उसमें जो डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे ये आपको फर्स्ट शेड्यूल में नजर आ रहे होंगे। सेकंड है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, दैट इज एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस। इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। और तीसरा है हमारे पास
third schedule, that is rate of डेप्रिसिएशन. पहले मैं थर्ड शेड्यूल पे एक डिस्कशन छोटी सी कर लेता हूं, उसके बाद मैं सेकंड शेड्यूल को डिटेल में डिस्कस करूंगा. देखिए, आपने अपने अकाउंटिंग में ये बात ऑलरेडी पीआरसी लेवल पे हल्की फुल्की कवर की है. एफआर 1 एफआर 2 में डिटेल में कवर करोगे कि जब एक कंपनी या कोई बिजनेस अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करती है, तो डे वन पे आप उसे ऐसा एसेट कैपिटलाइज करते हो, फिर उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से उसे डेप्रिशिएट करते हो. अकाउंट्स में डेप्रिशिएट करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं. कौन कौन से? आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट कर सकते हो, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट कर सकते हो, आप नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड पे डेप्रिशिएट कर सकते हो, आप सम ऑफ डिजिट मेथड पे डेप्रिशिएट कर सकते हो. ये मेथड्स पढ़े हमने. तो मल्टीपल तरह के डेप्रिसिएशन के मेथड्स अवेलेबल है. टैक्स लॉ में जब आप अपनी बिजनेस इनकम की वर्किंग करोगे, तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदा है, तो टैक्स में भी वो डेप्रिशिएट होगा. टैक्स में भी वो डेप्रिशिएट होगा. लेकिन टैक्स में वो जो एसेट डेप्रिशिएट होगा, वो अकाउंट के तरीके से नहीं होगा, वो टैक्स के तरीके से होगा. और टैक्स में डेप्रिशिएट करने का एक अलग तरीके कार है, वो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के एड में कवर करेंगे. तो थर्ड शेड्यूल जो आपके पास है, इसमें आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया. यदि थर्ड शेड्यूल में ये बताया हुआ है कि अगर एक बंदा मोटर व्हीकल लेता है बिजनेस के लिए, तो उस पर किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. अगर एक बंदा फर्नीचर परचेज करता है, तो उस पर क्या रेट अप्लाई होगा. अगर एक बंदा कंप्यूटर परचेज करता है, तो उस पर क्या रेट अप्लाई होगा. तो थर्ड शेड्यूल बेसिकली हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा होगा. ये हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में कनेक्ट करेंगे. तो हम बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की. ये प्रैक्टिकली भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी मैं समझता हूं कि एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है. रीजन भी, ये एक ऐसा शेड्यूल है जो कि टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है. ये एक ऐसा शेड्यूल है जो कि टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है. जब भी आपके लॉ मेकर को, जब भी आपकी टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स पेयर को कोई फायदा देना होगा ना, तो वो टैक्स पेयर को फायदा सेकंड शेड्यूल में जाकर दे रहा होगा. सेकंड शेड्यूल के इटसेल्फ चार पार्ट है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. अब ये चार पार्ट क्या है समझेगा. मुझे एक बात बताए, लॉजिकली सोचें कि अगर एक टैक्स अथॉरिटी है और उसे टैक्स पेयर्स को फायदा देना है, टैक्स पेयर्स को फायदा कैसे दे सकता है? उसका टैक्स बचाकर. तो अगर एक टैक्स अथॉरिटी टैक्स पेयर को फायदा देना चाहती है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस टैक्स अथॉरिटीज के पास मौजूद है टैक्स पेयर को फायदा देने के लिए? अगर एक टैक्स अथॉरिटी किसी टैक्स पेयर को फायदा देना चाहती है, तो क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है टैक्स पेयर को फायदा देने के लिए? एक तो बड़े स्टूडेंट ने बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बात की, सर इनकम को एग्जाम करके. इनकम को एग्जाम करके यानी कि हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल पढ़ी कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है. यानी लॉ मेकर ने खुद कह दिया कि अगर आप खेती बाड़ी करके एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो, तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगे नहीं लग रहा होगा. तो एक तरीके का तो ये हो गया एग्जेम्पशन का. और क्या तरीका हो सकता है? रिडक्शन है. सर एक और जबरदस्त बात कर दी किसी ने, सेम स्टूडेंट ने, कि अगर टैक्स अथॉरिटीज चाहे तो किसी बंदे के लिए टैक्स रेट्स को कम कर सकती है. यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले टैक्स रेट्स देखे ना. अगर लॉ मेकर चाहे तो किसी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए टैक्स रेट्स को कम कर दें. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बंदा फुल टाइम टीचर या रिसर्चर और होना, ये बात सिर्फ बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, हम आने वाले वक्तों में पढ़ेंगे भी. अगर एक बंदा फुल टाइम टीचर या रिसर्चर और होना, तो उसकी सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो 25% से कम हो जाता है. यानी कि नॉर्मल बंदा अगर सैलरी कमा रहा है, उस पर एक टैक्स पे कर रहा है. लेकिन अगर एक बंदा फुल टाइम टीचर है और वो सैलरी कमा रहा है, तो उसकी सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो 25% से कम हो जाता है लीगली. तो एक तो बताया कि एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जा सकती है, एक बताया टैक्स रेट्स कम हो सकता है, और क्या हो सकता है? एग्जेम्पशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन. और कोई बात? सर लाइबिलिटीज को कम कर सकता है. चारों बातें मोरलेस सबने कुछ स्टूडेंट ने बता दी है. देखिए, लॉ मेकर को अगर टैक्स पेयर को फायदा देना है ना, तो वो चार में से किसी एक मेथड के तहत दे सकता है. नंबर 1, एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम. नंबर 2, रिडक्शन
इन टैक्स रेट्स। आपको लोगों के लिए विजिबल है ये? दिखाई दे रहा है? मैं नंबर 3, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, एंड नंबर 4, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। अब लेकिन चारों पार्ट को मैं डिस्कस करता हूं। सेकंड शेड्यूल एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, क्योंकि ये टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। क्योंकि ये टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। जब भी टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स पेयर को कोई फायदा देना होगा तो वो फायदा आपको सेकंड शेड्यूल में नजर आ जाएगा। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि एक टैक्स अथॉरिटी टैक्स पेयर को किस किस तरह से फायदा दे सकती है। सर टैक्स पेयर चाहे, सॉरी, टैक्स अथॉरिटी चाहे तो टैक्स पेयर की इनकम को रिड्यूस कर दे, इनकम को एग्जाम्प्ट कर दे। तो इसका जिक्र आपको सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में नजर आ रहा होगा। यानी सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में आ रहा होगा कि ये वो चीजें हैं जिससे आपकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जिससे आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब ये आज से 2-3 साल पहले डैम का इशू बड़ा हाईलाइट हुआ हुआ था, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी डैम फंड एक क्रिएट किया था। तो डैम फंड के हवाले से सेकंड शेड्यूल के पार्ट वन में एक क्लॉज डाला गया कि जो लोग भी डैम फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जितना अमाउंट डैम फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी अमाउंट से आप अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने पूरे साल में 20 लाख रुपए कमाए और 2 लाख रुपए डैम फंड में कंट्रीब्यूट कर दिए, तो जो 2 लाख रुपए मैंने डैम फंड में कंट्रीब्यूट कर दिए, इससे मैं अपनी टोटल इनकम से माइनस कर सकता हूं इन ऑर्डर टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। और ये बात टैक्स लॉ में कहां लिखी गई थी? ये बात टैक्स लॉ में सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम में लिखी गई थी। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह की कोई 100-125 क्लॉजेस आ रही है सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में कि ये वो 100-125 चीजें हैं जिससे आपकी टोटल इनकम रिड्यूस या एग्जेम्प्ट हो सकती है। इसी तरह अगर टैक्स अथॉरिटीज चाहे तो टैक्स पेयर को फेवर दे सकती है, टैक्स पेयर को बेनिफिट दे सकती है। उसके लिए टैक्स रेट्स को कम कर दे, उसके लिए टैक्स रेट्स को कम कर दे। यानी आम हालात में तो आपने देखा कि इंडिविजुअल एओपी कंपनी पे क्या टैक्स रेट अप्लाई होता है, लेकिन अगर टैक्स अथॉरिटी चाहे तो किसी टैक्स पेयर के लिए टैक्स रेट्स कम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमाते हो ना, पाकिस्तान में अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमाते हो तो उस पर आप आने वाले वक्तों में देखोगे कि 15% का रेट अप्लाई होता है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन का मतलब है वो लोग जो रिटायर हो चुके 60 ईयर्स के अबव की एज को है, उनके पास पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। आप नेशनल बैंक में जाके या गवर्नमेंट बैंक में जाके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आप और मैं तो परचेस नहीं कर सकते, हम 60 ईयर से कम है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन होता है वो 60 ईयर से ज्यादा की एज के लोग होते हैं, वो नेशनल बैंक जाके या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बैंक में जाके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पे जो इंटरेस्ट इनकम आती है उस पे टैक्स रेट को 15% से कम करके आई गेस 5 या 10% किया हुआ। तो अब इसका जिक्र कहां लिखा हुआ है? इसका जिक्र सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 में लिखा गया है। इसी तरह से अगर टैक्स अथॉरिटी चाहे तो किसी टैक्स पेयर के लिए टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। सर टैक्स लायबिलिटी समझते क्या है? टैक्स लायबिलिटी समझते क्या है? टैक्स लायबिलिटी मेरा ग्रॉस टैक्स बर्डन है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लाख रुपए कमा रहा हूं और 10% का मेरा टैक्स रेट है, तो लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए मेरी टैक्स लायबिलिटी। अगर मैं लाख रुपए में कमा रहा हूं और उसमें 10% का रेट अप्लाई कर रहा हूं, तो ये जो 10,000 रुपए की लायबिलिटी टूवर्ड्स द टैक्स अथॉरिटीज वर्कआउट हुई, इसे हम टैक्स लायबिलिटी कर सकते हैं। तो टैक्स पेयर टैक्स अथॉरिटी चाहे तो किसी तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकता है। इसकी एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी कि अगर पाकिस्तान में एक बंदा फुल टाइम टीचर हो तो वो जो सैलरी के ऊपर टैक्स पे करेगा उसकी लायबिलिटी 25% से रिड्यूस हो जाएगी। और ये जिक्र आपको टैक्स लॉ में कहां मिलेगा? ये जिक्र आपको सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में मिल रहा होगा। और सेकंड शेड्यूल का पार्ट 4 है एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर टैक्स अथॉरिटीज चाहे तो किसी स्पेसिफिक टैक्स पेयर या किसी क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कोई सेक्शन ही फ्रीज करवा सकता है। यानी टैक्स अथॉरिटीज ये कहते हैं कि भाई फला लोगों के ऊपर ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा,
यानी कि उस सेक्शन की एप्लीकेशन ही किसी के ऊपर फ्रीज करवा दे, बंद करवा दे, तो फिर इसका जिक्र आपको सेकंड शेड्यूल के पार्ट 4 में नजर आ रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं, ये बातें आपने मेरे साथ दोहरानी है तो जाके आपको याद होगी, सिर्फ सुनने से नहीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टोटल 14 तरह के शेड्यूल है, सारे आपके लिए रेलेवेंट नहीं, आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ 3 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल, ये किस चीज का शेड्यूल है? रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे आपको सारी तरह की इनकम के ऊपर अप्लाई होने वाला रेट नजर आएगा। सेकंड शेड्यूल, ये किस चीज का शेड्यूल है? सर एग्जेम्पशन और टैक्स कंसेशन का, ये टैक्स पेड के फायदे का शेड्यूल है। सर एक टैक्स अथॉरिटी टैक्स पेड को फायदा कैसे दे सकती है? सर 4 तरह से दे सकती है। पार्ट 1, उसकी इनकम को एक्सेप्ट कर दे। पार्ट 2, उसके लिए टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर दे। पार्ट 3, उसकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दे। एंड पार्ट 4, उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कोई सेक्शन ही फ्रीज करवा दे, उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शन की एप्लीकेशन को ही रोक दे, दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। और थर्ड शेड्यूल है आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का, जहां पे टैक्स लॉ में एसेट्स को डेप्रिसिएशन करने के लिए आपको टैक्स रेट प्रोवाइड किया गया होगा। क्या ये बातें समझ आती है हमें? तो ये हमने एक ओवरऑल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। लाजमी ये जो बातें मैंने यहाँ लिखी है इसे कॉपी करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।